हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी पहली बुक के चैप्टर नंबर 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के बारे में। इनके अंदर जो चीज़ें हमें डिस्कस करनी है वो है कि आखिर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का मतलब क्या है। इसी के साथ साथ हम उन 3 क्षेत्रों के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्हें सत्ता के वैकल्पिक केंद्र समझा जाता है। इसमें से पहला कौन सा, यूरोपीय संघ, इसी के साथ साथ आसियान, और तीसरा कौन सा है, चीन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों से मतलब क्या है। तो सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों से अभिप्राय उन देशों या संगठनों से है जो कि भविष्य में जाकर महाशक्ति बन सकते हैं, यानी वर्तमान में उपस्थित ऐसे क्षेत्र या ऐसे संगठन जो कि भविष्य में जाकर महाशक्ति बन सकते हैं और फिलहाल में भी वो विश्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और भविष्य में जाकर अमेरिका को या उसकी बराबरी कर सकते हैं, उन्हें बोला जाता है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इसमें से जो सबसे पहला आता है वो है यूरोपीय संघ। तो दूसरे विश्व युद्ध में सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ था, यूरोप के देश को हुआ था। जैसा हमें पता है कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली, ये सब यूरोप के ही देश थे, तो इन्हीं को दूसरे विश्व युद्ध का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। अब इनकी स्थिति को सुधारने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई, किसके द्वारा, अमेरिका की मदद से। इसी व्यवस्था को नाम दिया गया मार्शल योजना। अब उस मार्शल योजना के अंदर क्या किया गया कि 1948 में अमेरिका ने मार्शल योजना बनाई, जिसके तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो दूसरे विश्व युद्ध में यूरोप के देशों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। इसी को आगे चलकर 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन किया गया और 1957 आते आते इसे यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना की गई, जो कि आगे जाकर इन तीनों को मिलाकर किस किस को, यूरोपीय आर्थिक संयुक्त संगठन, यूरोपीय परिषद और यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, इन तीनों को मिलाकर 1992 में क्या बना दिया गया, यूरोपीय संघ। तो बात शुरू हुई मार्शल योजना से। मार्शल योजना क्यों बनाई गई थी, ताकि यूरोप के देशों की मदद की जा सके। इसके बाद 1 साल बाद यूरोपीय परिषद बनाई गई और फिर 57 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई गई। फिर इन्हीं तीनों को मिलाकर क्या बना दिया गया, यूरोपीय संघ। आगे देखते हैं। तो यूरोपीय संघ को बनाए जाने के उद्देश्य क्या थे। सबसे पहला उद्देश्य था कि तेज़ गति से आर्थिक विकास किया जा सके, सभी देशों के बीच आपसी सहयोग की स्थापना की जा सके और साथ ही साथ समान विदेश नीति बनाई जा सके। आगे अगर हम देखें तो यूरोपीय संघ की विशेषताओं के बारे में हमें देखना है। तो एक संगठन के रूप में इसका आर्थिक और राजनीतिक स्वरूप है। कहने का मतलब है जितना राजनीतिक रूप से सक्रिय है उतना ही आर्थिक मामलों में भी दखल अंदाजी करता है। ये एक विशाल राष्ट्रीय राज्य की तरह है, यानी एक बड़े देश की तरह है जिसके सदस्य देश हैं। ठीक है, इसका अपना झंडा है, अपना गान है, अपना स्थापना दिवस है और अपनी मुद्रा है जिसे यूरो कहा जाता है। तो 2003 में एक चीज़ हमें याद रखनी है कि 2003 में यूरोपीय संघ ने अपना संविधान बनाने की कोशिश की थी, पर वह सफल नहीं हो सका। अगर इसकी आर्थिक विशेषताओं के बारे में बात करें तो 2005 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी ये। यूरो जो है वो डॉलर के लिए खतरा हो सकता है, यानी जो यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है यूरो, वो इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है कि वो डॉलर के लिए खतरा हो सकती है। इसका जो सकल घरेलू उत्पाद है वो 12,000 अरब डॉलर है, जो कि अमेरिका 12,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा था। ठीक है, जो विश्व में काफ़ी ज़्यादा था। इसी के साथ साथ विश्व व्यापार में इसकी जो साझेदारी है वो अमेरिका से भी लगभग 3 गुनी ज़्यादा है, यानी जितना व्यापार अमेरिका करता है उससे 3 गुना ज़्यादा व्यापार कौन करता है, यूरोपीय संघ करता है। सैन्य विशेषताओं के बारे में बात करें तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना किसके पास है, यूरोपीय संघ के पास। इसी के साथ साथ इसके जो 2 सदस्य हैं, ब्रिटेन और फ्रांस, उनके पास परमाणु हथियार भी हैं। और साथ ही साथ इसी के दोनों सदस्य, यही दोनों सदस्य यानी ब्रिटेन और फ्रांस के पास संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता भी। अब संयुक्त राष्ट्र संघ क्या होता है, उसकी सुरक्षा परिषद क्या होती है, इसके बारे में भी हम छठे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ को छोड़ दिया, यानी ब्रिटेन जो है वो यूरोपीय संघ से अलग हो चुका है। आगे अगर हम देखें तो हमारे सामने आता है दूसरा संगठन, जो कौन सा है, आसियान। आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। हिंदी में इसे कहा जाता है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इसकी जो स्थापना थी वो 1967 में की गई बैंकॉक के अंदर। और इसी के साथ साथ जो इसके संस्थापक देश थे वो कौन कौन से थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। बाद में इसके अंदर 5 देश और शामिल हुए, कौन कौन से, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। इसको बनाए जाने के पीछे उद्देश्य क्या था कि सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा दे सके,
आर्थिक विकास को तेज़ किया जा सके, कानून व्यवस्था और शासन व्यवस्था को सुधारा जा सके और सभी देशों के बीच में शांति को बढ़ावा दिया जा सके। इसी में जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है आसियान शैली क्या है, कि किस तरीके से आसियान शैली को हम परिभाषित करेंगे। तो बेसिकली आसियान के विकास करने के तरीके को ही आसियान शैली कहा जाता है, यानी जिस तरीके से आसियान ने अपना विकास किया उसी को ही आसियान शैली कहा जाता है। तो था क्या इसके विकास में, देखिए इसने सहयोग और मेल मिलाप के द्वारा विकास करने के एक एग्जाम्पल को सेट किया, यानी इन्होंने संयोग और मेल मिलाप करके इतनी तेज़ी से विकास किया जैसा कि कभी कुछ और देश नहीं कर सके थे। इन्होंने संयोगात्मक और टकराव रहित विकास के तरीके को अपनाया और इसी को ही आसियान शैली कहा गया। इसी तरीके द्वारा आसियान ने सबसे तेज़ गति से विकास किया। कहने का मतलब है कि आसियान शैली का मतलब है कि जिस तरीके से आसियान ने अपना विकास किया, और उसने अपना विकास कैसे किया, टकराव रहित संयोगात्मक तरीके से। आगे अगर हम देखें तो हमारे सामने आते हैं आसियान के 3 स्तंभ। तो आसियान ने एक देश के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करने के लिए 2003 में 3 संस्थाओं का निर्माण किया ताकि एक देश का ओवरऑल विकास हो सके। इन्हीं 3 संस्थाओं को क्या कहा जाता है, आसियान के 3 स्तंभ। तो देखिए ज़रा ये कौन कौन से, इसमें से पहला है आसियान सुरक्षा समुदाय, जिसका कार्य क्या है, सदस्य देशों के बीच विवादों को सुलझाना और शांति और सहयोग को बढ़ावा देना। दूसरा कौन सा है, आसियान आर्थिक समुदाय, इसका कार्य क्या है, साझा व्यापार को बढ़ावा देना, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना और आर्थिक मसलों को सुलझाना। इसी के साथ जो तीसरा है वो कौन सा है, आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय, इसका कार्य क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के स्तर को बढ़ावा देना। आसियान विज़न 2020, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए आसियान विज़न 2020 का मतलब है कि 2020 तक जो लक्ष्य आसियान ने निर्धारित किए हैं जिन्हें उसे प्राप्त करना है। जैसे कि क्या होता है कि हम कुछ गोल्स डिसाइड करते हैं, कुछ लक्ष्य बनाते हैं जो कि हमें प्राप्त करने हैं, तो ऐसे ही आसियान ने 2020 तक अपने लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उसी को आसियान विज़न 2020 कहा जाता है। तो आखिर 2020 तक ये करना क्या चाहता है, ये विश्व में बहुमुखी भूमिका निभाना चाहता है, यानी अलग अलग क्षेत्रों में भूमिका निभाना चाहता है। इसी के साथ साथ ये चाहता है कि विश्व में हर समस्या का समाधान बातचीत द्वारा किया जा सके, यानी ऐसी व्यवस्था बनाना चाहता है जिससे हर समस्या का समाधान बातचीत द्वारा हो सके। तो यही है आसियान विज़न 2020। भारत और आसियान के बारे में अगर हम बात करें तो शुरुआत में भारत ने आसियान पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर बाद के समय में भारत ने आसियान के देशों के साथ संबंध सुधारने और व्यापार बढ़ाने के प्रयास किए हैं। 1991 में भारत ने पूर्व चलो की नीति को अपनाया, जिसका जो मुख्य फोकस था वो आसियान ही था, ताकि आसियान के देशों के साथ व्यापार करके भारत भी लाभ उठा सके। भारत ने 2 आसियान देशों जो कि कौन से, सिंगापुर और थाईलैंड से मुक्त व्यापार का समझौता भी किया, और साथ ही साथ भारत ने आसियान से मुक्त व्यापार समझौता करने की कोशिश भी उसकी जारी, यानी वो चाहता है कि आसियान से भी उसका मुक्त व्यापार का समझौता हो जाए। आगे अगर हम देखें तो हमारे सामने आता है तीसरा कौन सा है, चीन। तो चीन को 1 अक्टूबर 1949 को चीन की स्थापना की गई। ठीक है, चीन में समाजवादी सरकार की स्थापना हुई और शुरुआती दौर में चीन ने खुद को बाकी सभी देशों से अलग रखा। अगर हम चीन के शुरुआती दौर को देखें तो देखिए चीन ने खुद को पूरी दुनिया से अलग कर लिया था। शुरुआत में चीनी सरकार ने नियंत्रण में बड़े बड़े उद्योगों का विकास किया, यानी चीन ने सरकार के नियंत्रण में उद्योगों का विकास किया। अब क्योंकि चीन के पास विदेशी मुद्रा की कमी थी तो इसीलिए उसके लिए विदेश से तकनीक और सामान मंगाना मुश्किल था, इसीलिए चीन ने सभी चीज़ों का उत्पादन देश के अंदर करने की ही कोशिश की। अर्थव्यवस्था को खोलना, तो चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को अचानक से नहीं खोला बल्कि स्टेप बाय स्टेप तरीके से योजना अनुसार खोला। 1972 में पहली बार चीन ने अमेरिका से संबंध बनाए। इसके ठीक 1 साल बाद यानी 1973 में जो उस समय के चीनी प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई, उन्होंने कृषि, उद्योग, सेना और विकास और प्रौद्योगिकी में विकास का प्रस्ताव रखा, यानी वो चाहते थे कि इन क्षेत्रों के अंदर क्या किया जा सके, विकास किया जा सके। यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये विकास और प्रौद्योगिकी नहीं है बल्कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। तो 4 क्षेत्र थे, कौन कौन से, कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इन 4 क्षेत्रों के अंदर विकास का प्रस्ताव रखा। इसके बाद 1978 में प्रधानमंत्री देन श्याओपिंग ने खुले द्वार की नीति की घोषणा की। आगे अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था को फिर आगे कैसे खोला गया कि चीन ने अचानक से अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं खोला। इसके बाद इसने 1982 में खेती का निजीकरण किया, फिर 1988 में उद्योगों का निजीकरण किया धीरे धीरे, फिर इसने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए और उसके बाद 2001 में ये विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। इसी पूरी प्रक्रिया को चीन के उत्थान के नाम से जाना जाता है।
अब चीन की इस आर्थिक नई नीति के परिणाम क्या हुए जो इसने नई आर्थिक नीति अपनाई, तो देखिए इसकी अर्थव्यवस्था में गति आ गई। कृषि के निजीकरण की वजह से किसानों की आय बढ़ी, उनकी इनकम में बढ़ोतरी हुई। चीन में विदेशी निवेश की मात्रा में वृद्धि हुई। इसकी वजह से इसकी विदेशी मुद्रा की मात्रा बढ़ी और चीन दूसरे देशों में निवेश करना इसने शुरू कर दिया। इसी के साथ चीन विश्व में एक आर्थिक शक्ति बनकर उभरा। भारत और चीन के संबंधों के बारे में बात करें तो देखिए इनके बीच में समस्याएं क्या हैं कि देखिए 1962 में चीन और भारत का युद्ध हुआ था जिसमें भारत हार गया। जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को लेकर भारत और चीन के बीच सीमा विवाद है। तिब्बत पर चीन का कब्जा जमाना भी भारत को पसंद नहीं है और इसी के साथ साथ भारत द्वारा दलाई लामा को शरण दिया जाना चीन को पसंद नहीं आया। इनके लिए क्या क्या प्रयास किए गए, देखिए पंचशील समझौता किया गया दोनों देशों के बीच। इसी के साथ साथ 1981 में सीमा विवाद सुलझाने के लिए बातचीत की गई। 1988 में राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया और संबंधों में कुछ सुधार आया और इसी तरीके से इसी वजह से इन दोनों के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज चैप्टर। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर को और ज़्यादा अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए तो नीचे कमेंट्स में बताएं, और वीडियोस बनाई जाएंगी जिसके अंदर और ज़्यादा डिटेल में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू।